Today our topic of discussion is arrays. तो arrays बेटा बेसिकली array क्या होता है? Arrays are data structures used to temporarily store data of similar data type. अब यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि एरे इज बेसिकली यूज्ड टू स्टोर डाटा ऑफ सिमिलर डाटा टाइप। तो इट मीन्स इसमें जो भी डाटा स्टोर होगा उसकी डाटा टाइप मस्ट बी सेम, और ये डाटा को स्टोर करता है टेम्परेली। अब नाउ व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टोर डाटा इन एरेज वेयर एज वी ऑलरेडी हैव वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो बेटा इसका आंसर ये है कि वेरिएबल जो है, वेरिएबल्स हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स हैं या डेटा स्टोरेज आप इन्हें बोल सकते हैं। डेटा स्टोरेज इन विच a value changes during program execution। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हम वेरिएबल यूज करते हैं उसके अंदर जो वैल्यू इनपुट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे हम सूडो कोड लिखते हैं टू इनपुट 10 नंबर्स, तो हम क्या कह देते हैं, और हमने उनका फॉर एग्जांपल सम कैलकुलेट करना है, तो हम लिख देते थे कि सम इज इनिशियलाइज्ड टू 0 फॉर काउंट 1 to 10 इनपुट num इज द वेरिएबल, और सम में हम स्टोर कर देते हैं सम प्लस num एंड नेक्स्ट काउंट, और उसके बाद हम आउटपुट कर देते हैं सम। अब इसका प्रॉब्लम ये था कि इन दिस सिनेरियो num इज अ वेरिएबल। अब वेरिएबल है, इसका नुकसान ये है कि जब नंबर में फॉर एग्जांपल यूजर ने फर्स्ट नंबर एज्यूम करते हैं कि 10 इनपुट किया, उसने उस 10 को जाके सम में स्टोर किया, नेक्स्ट नंबर यूजर ने 20 इनपुट किया, इसने 20 को सम में ऐड कर दिया, फिर 30 किया एंड सो ऑन करते करते यूजर ने लास्ट नंबर फॉर इंस्टेंस इनपुट किया 16। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं कहूँ कि मुझे बताओ कि अगर मैं लिख देता हूँ आउटपुट नम, तो ये क्या वैल्यू आउटपुट करेगा? इट विल वैल्यू द आउटपुट द लास्ट वैल्यू दैट इज इनपुट। अब तो ये आउटपुट में क्या दे देगा? ये सिर्फ 16 दे देगा, क्योंकि वेरिएबल जो है वो सिर्फ एक वैल्यू को होल्ड कर सकता है एट अ टाइम। अगर इसमें हम मल्टीपल डाटा इनपुट करेंगे यूजिंग लूप, तो ये इन सारी वैल्यूज को भूल जाएगा। वेरिएबल सिर्फ होल्ड करेगा वो लास्ट वैल्यू जो उसके अंदर स्टोर्ड है। और इसके कंपैरिजन में अगर हमने एरेज यूज किए होते तो एरेज इस डाटा को होल्ड करते। कैसे? अब उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब अभी इसमें एरेज में हम 1D एरे को डिस्कस करेंगे। अभी 1D एरे में क्या होता है कि जैसे ही हम प्रोग्राम कोड लिख लेंगे हमारा कोड सेम होगा। फॉर एग्जांपल मैंने सम कैलकुलेट करना है और इनपुट करना है 10 नंबर्स को इनटू एरे जिसका नाम है नंबर्स, ठीक है। तो हमने लिख दिया फॉर काउंट 1 to 10 इनपुट numbers at, sorry, number at count। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में हमने उसका काउंट का रेफरेंस दे दिया, और उसमें जब हम सम में वैल्यू ऐड करेंगे तब भी हम सम में सम प्लस नंबर्स एट काउंट कर देंगे। ये वैल्यू ऐड हो गई, और उसके बाद हमने कर दिया नेक्स्ट काउंट एंड फाइनली वी विल आउटपुट सम। अब इन दिस वे डिफरेंस दोनों में क्या था? सिर्फ इस चीज का, बाकी दोनों में सिमिलैरिटी है। अब जब हमने नंबर्स का एरे यूज किया, तो जब ये एरे एग्जीक्यूट होगा तो ये एक टेम्परेरी लिस्ट बनाएगा
अपनी मेमोरी में, और उस मेमोरी में टेम्परेरी लिस्ट के अंदर वो सारी वैल्यू स्टोर करता जाएगा जो यूज़र एक सीक्वेंस में स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल, पहली वैल्यू हमारे पास काउंट स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1 to 10, तो आर इंडेक्स पोजीशन विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब ऐसे हम एज्यूम कर लेते हैं, हम एक पूरी लिस्ट बना लेते हैं। 8 9 एंड 10। अब यूजर ने जब पहला नंबर इनपुट किया तो ये अपनी मेमोरी में टेम्परेली इस नंबर को स्टोर कर लेगा, और फिर अकॉर्डिंगली वो नंबर सम में ऐड हो जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम यूजर इनपुट करेगा नंबर्स एट काउंट, तो काउंट इंक्रीमेंट होके नेक्स्ट काउंट की वजह से काउंट 2 हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल यूजर ने इनपुट किया कोई नंबर, वो यहाँ स्टोर हो गया, नेक्स्ट टाइम यूजर ने इनपुट किया वो यहाँ स्टोर हो गया, ऐसे 1 by 1 करके सारी वैल्यूज हमारी स्टोर होती जाएंगी। और फाइनली उसने लास्ट वैल्यू जब 20 एंटर कर दी तो हमारे पास आउटपुट हो जाएगा सम। एरेज यूज करने का ये बेनिफिट है कि हम एरे की किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखूं आउटपुट नंबर्स एट 3, तो ये 3 इज द इंडेक्स पोजीशन, ये इंडेक्स पोजीशन 3 पे जाएगा और इंडेक्स पोजीशन 3 पे पड़ी हुई वैल्यू को आउटपुट कर देगा। तो एट दिस मोमेंट मेरे पास इंडेक्स पोजीशन 3 पे पड़ा है 20, तो ये वहां जाके वैल्यू को 20 को आउटपुट कर देगा। जबकि दिस वाज नॉट द केस विद वेरिएबल्स। वेरिएबल को जब हम लिखते थे तो एक तो हम उसमें रेफरेंस नहीं दे सकते कि कौन सी वैल्यू बताओ, और दूसरा ये था कि हम जब भी लिखते थे वो लास्ट वैल्यू जो वो होल्ड करता है वही वैल्यू वो आउटपुट कर देता था। और एरेज में ये है कि हम वैल्यू का रेफरेंस ले सकते हैं। अब ये एक बेसिक एग्जांपल होगी, अब मैं आपको एरेज का एक्सप्लेनेशन दे दूं फॉर 1D एंड 2D एरे। अब 1D and 2D, 1D means one dimensional and 2D means two dimensional. One dimensional means either it could be a horizontal list containing a single row and multiple columns, or it could be a vertical list, array को list भी बोलते हैं, containing a single column and multiple rows। तो कोई एक चीज हमारे पास सिंगल होगी, या रो सिंगल होगी या कॉलम सिंगल होगा। कॉलम सिंगल होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास मल्टीपल रोज होंगी, अगर हमारे पास रो सिंगल होगी तो ऑब्वियसली मल्टीपल कॉलम होंगे। अब इसमें अगर रो की बात करूं तो मेरे पास रो 1 है, बट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, कॉलम 7। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो मेरे पास कॉलम 1 है तो रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6 एंड रो 7। तो मोस्टली हम इसे वर्टिकल लिस्ट में इसके कॉन्सेप्ट को लेते हैं। बट आप लोगों ने ये डायग्राम कभी भी अपने किसी क्वेश्चन में ड्रॉ नहीं की करनी होगी, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट 2D array, तो 2D array is an array that contains multiple rows and multiple columns। लाइक इन दिस सिनेरियो हमारे पास रोज कितनी है, 1, रो 2, रो 3, रो 4 एंड रो 5। कॉलम मेरे पास कितने हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। लेट्स अज्यूम मेरे इस एरे का नाम है मार्क्स, और इस एरे का मेरे नाम है नेम्स। ठीक है, सो दिस इज अ 1D एरे नेम्स, और ये हो गया 2D एरे मार्क्स। अब इन दोनों के डिक्लेरेशन का डिफरेंस देख लेते हैं कि हम जब भी एक एरे को डिक्लेयर करेंगे तो हमारी सूडो कोड स्टेटमेंट क्या होगी। तो अगर मैं इसकी सूडो कोड स्टेटमेंट लिखूं टू डिक्लेयर 1D एरे, तो आई विल राइट डिक्लेयर। डिक्लेयर का कीवर्ड यूज होगा डिक्लेयर, और उसके बाद हम एरे का नेम लिखेंगे। हमारे एरे का नेम इन दिस सिनेरियो इज नेम्स कॉलन एरे, ये बताने के लिए ये क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। और उसके बाद उस एरे की रेंज, अब इस एरे में मेरे पास 1 से लेके कितनी एलिमेंट स्टोर हो रही है, 7। 1:7, इट मींस एक से इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट होगी और 7 पे एंड होगी। इसके बाद हम लिखते हैं ऑफ, और ऑफ के बाद हमने इसकी डाटा टाइप बतानी है। और फॉर इंस्टेंस आप देखें कि इस एग्जांपल में हमारे पास एरे का नाम नेम्स है, तो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट नेम्स इसमें स्टोर होने होंगे उनकी डाटा टाइप क्या होती है, स्ट्रिंग। तो इस तरीके से हम एक 1D एरे डिक्लेयर करते हैं। अगर हम बात करें 2D एरे को डिक्लेयर करने की, तो उसे हम लिखते हैं डिक्लेयर, एरे का नाम था मार्क्स कॉलन एरे। अब 2D एरे को दो रेफरेंसेस मिलते हैं, एक रो काउंट का और एक कॉलम का। तो पहले हम रो को देख लेते हैं। अब इसमें हमारे पास टोटल कितनी रोज है, 1 2 3 4 5, 1:5। और हमारे पास कॉलम्स इसके अंदर हैं 1 2 3 4, तो हम वही चीज लिख लेते हैं 1:4 ऑफ
अब मार्क्स है तो मार्क्स की डेटा टाइप या इंटीजर हो सकती है या रियल, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास मार्क्स की डेटा टाइप इंटीजर है, ठीक है। अब इसमें जो 1 to 5 है ये मेरे पास वैल्यू है रो काउंट, और ये जो 1:4 है ये मेरे पास है कॉलम काउंट। तो दिस इज अ डिक्लेरेशन फॉर 1D एंड 2D एरे। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ चेंज हो सकती है, एरे का नेम और रेंज ऑफ एलिमेंट्स के कितने एलिमेंट्स हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, ये एलिमेंट होल्ड कर सकता है। इन 2D एरे अगेन देयर कुड बी अ डिफरेंस इन ओनली द नेम ऑफ एरे, और उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स के कितने हमारे पास एलिमेंट्स रो में हैं और कितने हमारे पास कॉलम में हैं। सो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एरेज। अब इसमें दूसरा डिफरेंस हमारे पास क्या है कि 1D एरे में इन सूडो कोड 1D एरे में वी यूज अ सिंगल फॉर लूप, whereas in 2D array we use a nested for loop। फॉर लूप इज, आई होप यू ऑल नो कि फॉर लूप हमारी काउंट कंट्रोल लूप होती है जिसमें नंबर ऑफ आइटरेशंस नोन होती हैं, ठीक है। अब सिंगल फॉर लूप कैसे होती है, जैसे अभी हमने एग्जांपल ही, फॉर एग्जांपल मैंने एक कोड लिखता हूँ, जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे मैंने नेम्स इनपुट करने हैं, फिर उन्हीं स्टूडेंट्स के मैंने मार्क्स इनपुट करने हैं। तो अगर मैं पहले नेम्स इनपुट करूँ तो मैं इसे लिखूंगा इंडिविजुअल, अगर मैं दोनों को लिखूं तो फॉर काउंट 1 2, फॉर एग्जांपल एज्यूम करता हूं कि दोनों में नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं। फॉर काउंट 1 to 5 इनपुट नेम्स एट काउंट, नेम इनपुट हो गया और फिर नेक्स्ट काउंट। अब ये जो लूप है हमने एक सिंगल फॉर लूप यूज किया, क्योंकि जो नेम्स का एरे है इसे एक रेफरेंस चाहिए, या वो कॉलम का हो सकता है या रो का हो सकता है। यहाँ पर हम एज्यूम करें कि ये हमारे पास रो वाइज एरे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमारे पास इनपुट करने के लिए हमने सिंपल क्या लिखना है, इनपुट एरे का नेम और एट कॉलम, तो वो उस इंडेक्स पोजीशन पे जाके नेम स्टोर कर देगा। अब ये कैसे स्टोर करेगा इसको देख लेते हैं। अब जैसे ही मैंने इसे लिखा फॉर काउंट 1 to 5, इसने जाके एक लिस्ट क्रिएट की जिसमें वो 5 एलिमेंट स्टोर कर सकेगा। जैसे ही इन फर्स्ट ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, काउंट में वैल्यू 1 आ गई, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो उसने नेम्स एट काउंट, तो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे फॉर एग्जांपल उसने नेम स्टोर कर दिया अली। जब नेक्स्ट काउंट हुआ तो नेक्स्ट काउंट से ये लाइन एग्जीक्यूट होते ही दोबारा ऊपर, और ये हम तब तक लूप आइटरेट करेगा जब तक हमारे पास काउंट में वैल्यू 5 नहीं आ जाती। एज राइट नाउ वी हैव वैल्यू 1 इन काउंट, जैसे ही काउंट ऊपर लूप री एग्जीक्यूट हुआ, आइटरेट हुआ, तो हमारे पास काउंट में वैल्यू 2 आ गई, तो 2 में जाके उसने सेकंड नेम स्टोर कर दिया, थर्ड में जाके उसने थर्ड नेम स्टोर कर दिया, ठीक है, और फोर्थ में जाके उसने फोर्थ नेम स्टोर कर दिया, और फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन जब फिफ्थ टाइम लूप आइटरेट हुआ तो यहाँ जाके उसने लास्ट नेम स्टोर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वो नेम है, ठीक है। अब इन सारे नेम्स को मैंने इनपुट किया, तो दिस इज अ सूडो कोड टू इनपुट 5 नेम्स इनटू एरे नेम्स। अब अगर इन्हीं 5 नेम्स को मैंने आउटपुट करना हो जो कि अब स्टोर हो चुके हैं इनटू नेम एरे, तो उनको मैं कैसे कोड लिखूंगा। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास 1 2 3 4 5 है, इसको हम बेटा बोलते हैं इंडेक्स पोजिशंस, यानी कि दिस इज इंडेक्स पोजीशन 1, इंडेक्स पोजीशन 2, 3, 4 एंड 5। और ये जो अंदर वैल्यूज मेरे पास स्टोर्ड हैं, इन सब वैल्यूज को हम बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। ओके, नाउ just have a look at the code for outputting all these values for count 1 2 5। इनपुट की जगह सिर्फ आ जाएगा आउटपुट नेम्स एट काउंट, और फिर हमने उसको कर दिया नेक्स्ट इंडेक्स, नेक्स्ट सॉरी काउंट, एज वी आर यूजिंग काउंट एट द मोमेंट। तो ये क्या करेगा, ये सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी वैल्यूज आउटपुट कर देगा। तो सीक्वेंस में फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे नेम अली था, पहले अली आउटपुट हो जाएगा, और अली के बाद हमारे पास जिया, जिया के बाद हमारे पास था हसन, तो हसन का नेम आउटपुट हो गया। फिर हमारे पास है ये खान एंड देन नदीम,
तो ये सारे नेम्स आउटपुट हो जाएंगे। ठीक है, एक लिस्ट बन जाएगी और सारे हमें स्क्रीन पे आउटपुट शो हो जाएगा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट 2D एरे, अब 2D एरे में क्या होता है, हमने बोला था कि नेस्टेड फॉर लूप यूज होगी। अब 2D एरे का नाम था मार्क्स, तो हमने इसको कैसे लिखना है, फॉर रो काउंट 1 to 5, और उसी के अंदर फॉर कॉलम काउंट 1 to 4। इट मीन्स कि इस लूप के अंदर मैं रो काउंट में मैं जो वैल्यू ले रहा हूँ वो रिप्रेजेंट करेगी मेरे स्टूडेंट्स को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि ये 5 स्टूडेंट्स के 4 टेस्ट के अंदर मार्क्स हैं। तो हमारे पास ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम काउंट टेस्ट को, और रो काउंट रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट को। ये आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, आप लोग टेस्ट भी लिख सकते हैं, बट इनिशियली फॉर क्लैरिटी आप लोगों को इसे रो काउंट कॉलम काउंट लिखना चाहिए, और बाद में जब आप कोड अपना कंप्लीट कर लें तो आप इन्हें मीनिंगफुल आइडेंटिफायर नेम्स दे सकते हैं, या फिर आप इसमें कमेंट्स भी दे सकते हैं। ओके, फॉर रो काउंट 1 to 5, फॉर कॉलम काउंट 1 to 4, इसी में अब हमने करवा दिया मार्क्स इनपुट करवाना, इनपुट मार्क्स एट रो काउंट कॉमा कॉलम काउंट। अब मार्क्स एट रो काउंट कॉलम काउंट क्यों लिखा, क्योंकि मार्क्स इज अ 2D एरे, इट मींस इसे 2 डायमेंशंस रिक्वायर्ड है, एक से रो काउंट रिक्वायर्ड और इसे एक इसे कॉलम काउंट रिक्वायर्ड है। अब मैंने क्योंकि यहाँ पर नेम रो काउंट एंड कॉलम काउंट दिया, तो मैंने ये दोनों वैल्यूज इस सीक्वेंस में लिखे, पहले वो वैल्यू होगी जो आउटर लूप में होगी, फिर वो वैल्यू जो हमारी इनर लूप में होगी। और अगर मैं यहाँ स्टूडेंट और टेस्ट लिखता तो फिर ऑब्वियसली रो काउंट की जगह मैं लिख देता स्टूडेंट, और फिर कॉमा टेस्ट की जगह मैं लिख देता कॉलम काउंट। और इसके बाद फर्दर हम क्या देंगे, नेक्स्ट टेस्ट, और टेस्ट नहीं मतलब जैसे हमने तो कॉलम काउंट यूज किया, मैं तो कॉलम काउंट अभी कर देता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट रो काउंट। अब ये लूप जब एग्जीक्यूट होगा तो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी तो रो काउंट में वैल्यू आ जाएगी 1, जब सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हुई तो कॉलम काउंट में वैल्यू आ गई 1। अब ये कैसे इस डाटा को होल्ड करेगा, अब ये जाके अपनी मेमोरी में, ये एरे फॉर्म हो गया। अब ये डाटा को कैसे स्टोर करेगा इसके अंदर, अब उस चीज को हम देखते हैं। अब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो रो काउंट में वैल्यू आ गई 1, कॉलम काउंट में वैल्यू आ गई 1, उसने किया इनपुट मार्क्स एट रो काउंट एंड कॉलम काउंट। अब ये मेरे एरे का नाम है मार्क्स। अब यहाँ पे कॉलम काउंट, ये मेरा कॉलम 1 है, ये कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, और ये मेरा हो गया बेटा रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 एंड रो 5। अब जैसे उसमें कॉलम काउंट में वैल्यू 1 हुई, उसने किया इनपुट मार्क्स एट रो काउंट कॉमा कॉलम काउंट, तो रो काउंट इज 1, कॉलम काउंट इज 1, तो इस इंडेक्स पोजीशन पे मेरे पास वैल्यू स्टोर होगी जो भी यूजर ने इनपुट किया। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि यूजर ने यहाँ पे 20 इनपुट किया, हो गया। इस लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद जब नेक्स्ट लाइन पे जाएगा तो उसे लेके जाएगा नेक्स्ट कॉलम काउंट को, नेक्स्ट कॉलम काउंट वाली लाइन तब तक हमारी आइट्रेट करेगी जब तक हमारे पास कॉलम में वैल्यू 4 नहीं आ जाती। तो इट मींस मेरी रो चेंज नहीं होगी, मेरा कॉलम अब 2 हो जाएगा। तो यहाँ के यूजर के उसी स्टूडेंट के सेकंड मार्क्स इनपुट हो गए, फिर कॉलम काउंट चेंज हुआ, उसी स्टूडेंट के थर्ड मार्क्स इनपुट हो गए, फिर उसी स्टूडेंट के फोर्थ टेस्ट के मार्क्स हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जो भी मार्क्स हैं वो स्टोर हो गए। अब जब नेक्स्ट इसके बाद रो काउंट हमारे पास एग्जीक्यूट होगा तो रो काउंट उसे लेके जंप करके लेके जाएगा लूप को आइट्रेट करने के लिए ऊपर, क्योंकि ये लूप तब तक आइट्रेट होनी है जब तक हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 पूरे नहीं हो जाते। अब ये सेकंड रो को सिलेक्ट करेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि अब मेरे पास रो सेकंड हो गई, कॉलम अगेन 1 से 4 तक चलेगा। तो ये स्टूडेंट के सारे 4 टेस्ट के मार्क्स इनपुट करेगा, फिर नेक्स्ट रो पे जाके नेक्स्ट स्टूडेंट के 4 टेस्ट के मार्क्स इनपुट करेगा, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट, एंड फाइनली लास्ट स्टूडेंट के। अब इस तरीके से वन बाय वन ये रो वाइज सब कॉलम्स में एक एक स्टूडेंट का डाटा इनपुट करेगा। और एंड अगेन जब मैंने इसे आउटपुट करना होगा तो मैं सेम प्रोसेस यूज करूंगा, इट मींस डाटा इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द एरे। अब उसे आउटपुट कैसे करना है, फॉर रो काउंट 1 to 5, इसी के अंदर फॉर कॉलम काउंट 1 to 4। अब मैंने आउटपुट करना है, आउटपुट एरे का नाम था मार्क्स एट रो काउंट कॉमा कॉलम काउंट, और इसके बाद नेक्स्ट कॉलम काउंट एंड नेक्स्ट रो काउंट। अब ये उसी सीक्वेंस में सारी वैल्यूज आउटपुट कर देगा।
So I hope how to input data into an array and how to output data from an array is clear. अब आप लोगों ने एरे में हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, ये एरे में डाटा स्टोर करने का और एरे से डाटा फेच करने का तरीका था। अब इसमें फर्दर हमारे पास जो एरे के अंदर सर्चिंग आ सकती है, एरे में सॉर्टिंग आ सकती है, एरे में पड़ी हुई वैल्यूज को प्रोसेस किया जा सकता है। वो सारी चीजें हम अपने आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू, आई होप दिस इज क्लियर। अल्लाह हाफिज।